नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2019 के चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है। इधर उधर के बयानों से बेहतर है कि अब घोषणा पत्र में लिखी गई बातों को पकड़ा जाए, उन्हें याद रखा जाए। उसी तरह से जैसे 2014 के चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र की कई बातों को पूरे 5 साल याद रखा गया, सिर्फ 15 लाख वाला ही नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के कवर पर लिखा है, हम निभाएंगे, वी विल डिलीवर, इन इंग्लिश में लिखा है। पहले पन्ने पर राहुल गांधी का एक छोटा सा बयान है कि मेरा किया हुआ वादा मैंने कभी नहीं तोड़ा। प्रस्तावना में राहुल गांधी ने लिखा है कि 5 साल में जो सबसे खतरनाक चीज हुई है वह यह कि आम जनता के बीच प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के शब्दों ने अपना विश्वास खो दिया है। उन्होंने हमें केवल खोखले वादे, असफल कार्यक्रम, झूठे आंकड़े, भय और नफरत का वातावरण दिया है। राहुल गांधी ने शुरुआत सवालों से की है कि 2019 का भारत कैसा होगा, और लिखा है उनकी प्रस्तावना में कि क्या भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश होगा, क्या भारत के लोग भय से मुक्त होंगे, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने, काम करने, खाने पीने, स्वेच्छा से जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, क्या गरीबी से मुक्ति पाने के लिए अपनी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को परिपूर्ण करने के प्रयास के लिए स्वतंत्र होंगे, या क्या भारत उस विभाजनकारी, विध्वंसकारी विचारधारा से संचालित होगा जो लोगों के अधिकारों को, संस्थाओं को, विविधतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण, सह-अस्तित्ववादी, स्वस्थ मतभिन्नता के विचार को, जो कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज और देश की आत्मा है, रौंद कर छिन्न भिन्न कर देगा। तो यह सवाल उठाया है राहुल गांधी ने। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने घोषणा पत्र को लॉन्च किया। इसमें कांग्रेस ने अपने पुराने काम जैसे आईआईटी से लेकर एम्स और आईआईएम बनाने को गिनाया है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति का जिक्र है। 2004 से 14 के बीच 14 करोड़ लोगों को गरीबी के कुचक्र से निकालने का जिक्र है। 1965 के युद्ध में विजय प्राप्त है। 1971 के युद्ध में विजय प्राप्त की, पाकिस्तान को पराजित कर बांग्लादेश को मुक्त करवाया। इन बातों का जिक्र बता रहा है कि कांग्रेस 70 साल में क्या हुआ, मोदी सरकार के आरोपों का जवाब देने का प्रयास कर रही है, और सेना के सम्मान को जो लेकर सवाल उठा है उसका जवाब देने का प्रयास कर रही है। कई जगहों पर दोहराया गया है कि हमने पहले भी किया है, हम इसे फिर से करेंगे। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है, और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। राहुल गांधी का 5 करोड़ गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 देने का वादा राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 10 करोड़ किसानों को 1 साल में 6,000 देने की योजना लागू कर चुके हैं। अब ये दोनों बातें क्या कह रही हैं? दोनों से यह तो जाहिर होता है कि निचले पायदान तक विकास ने जीवन को नहीं बदला है। किसानों की हालत खराब नहीं होती तो मोदी सरकार को 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों को देने की योजना नहीं लानी पड़ती। तो इसलिए एक एक बयान जब एक ब्लफ स्कीम पे आता है
पहला आया था कि ओवर एंड अबव, पहले कुछ नहीं था, दूसरा आया ओवर एंड अबव, तीसरा आया फंडिंग कहां से करोगे। डॉक्टर राजन ने कहा विल सी द फिस्कल डेफिसिट आफ्टर द इलेक्शन, अगर फिस्कल डेफिसिट अलाउ करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभिजीत बैनर्जी ने कहा टैक्स बढ़ा के होगा। चिदम्बरम साहब ने कहा कि जब एक मुर्गी रख लेंगे कई अंडे देगी, अर्थव्यवस्था एक्सपैंड करेगी, उसी में से फंड कर देंगे। और आज कह दिया इसका काफी खर्चा हम राज्यों से ले लेंगे। और मान लीजिए राज्य खड़े होकर कह दे कि भाई जो मैं मौजूदा दे रहा हूं, जो केंद्र की सरकार और मैं मिलके जो दे रहे हैं आपसे 1.5 गुना ज्यादा दे रहे हैं, तो हमें आपका यह सुझाव पसंद नहीं है। लेकिन इस तरह के सुझाव केवल तभी दिए जाते हैं जब उनको यकीनन ये मानना है कि कभी उनको लागू करने का अवसर नहीं मिलने वाला। तो ये घोषणा पत्र हम दिखा नहीं सके। अरुण जेटली ने अभिजीत बनर्जी का जिक्र किया कि वे MIT जिनका जिक्र कर रहे थे, वो MIT में जो अमेरिका का मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहां अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि टैक्स बढ़ाना होगा, वेल्थ टैक्स बढ़ाना होगा और GST भी। आप जानते हैं कि भारत में जितनी संपत्ति है उसका 73% सिर्फ 1% लोगों के पास है, इसीलिए इतना अंतर दिख रहा है। निचले पायदान के 50% आबादी के पास जितनी संपत्ति है उसके बराबर भारत के सिर्फ 9 लोगों के पास उतनी संपत्ति है। क्या अमीरों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस अमीर लोगों के बीच तो होगी नहीं, गरीब लोगों के बीच करने से क्या फायदा। हमारे सहयोगी अनिंद्यो चक्रवर्ती ने सिंपल समाचार में बताया था कि क्या न्याय योजना संभव है, क्या इसके तहत 5 करोड़ गरीबों को हर महीने, गरीब परिवारों को 6,000 रुपया दिया जा सकता है। हम उसका छोटा सा हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। पैसा गया गरीब के हाथ, लेकिन गरीब को जो सप्लाई करते हैं चीजें, वो लोग हम आपको भी हायर करेंगे, हमारी भी नौकरियां बढ़ेंगी और उससे पूरे इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा जिससे GDP तेजी से बढ़ सकती है। मैंने एक कैलकुलेशन किया है जिसमें अगर 10% GDP ग्रोथ हो, डबल डिजिट GDP ग्रोथ जिसकी बात हर सरकार करती है, अगर 10% GDP ग्रोथ हो और 5% इन्फ्लेशन दर बढ़े यानी कि महंगाई दर बढ़े, तो 15% नॉमिनल GDP ग्रोथ होगा। और उससे जो खर्चा हम देखते हैं, ये भी अगर खर्चा हम उठाए 10 लाख करोड़ के आसपास, 10,60,000 करोड़ के आसपास अगर खर्चा उठाया जाए न्याय पे, वो भी राजकोषीय घाटा का उतना ज्यादा नहीं होगा। मैंने कहा था वो 5% होगा, लेकिन अगर GDP बढ़ जाए तो वही 5% जाकर 4.4% पे उतर आएगा। और जैसे GDP बढ़ेगा तो सरकार का टैक्स भी उसी तरीके से बढ़ेगा। एक और कैलकुलेशन है कि अगर उसी रेट से टैक्स टू GDP रेशियो से अगर बढ़े तो लगभग 50 से 53,000 करोड़ टैक्स सरकार के हाथ में आ सकता है ज्यादा। फिर न्याय का खर्चा उठाना उतना ही आसान होगा। इसका मतलब है कि खर्चा करना मुनासिब है, करना भी चाहिए। बात यह है क्या गरीब तक पहुंचेगा नहीं या नहीं, उसका जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया है। आप सिंपल समाचार NDTV.in वेबसाइट पर देख सकते हैं और NDTV इंडिया का जो YouTube है चैनल है उस पर आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, देखना चाहिए। 5 करोड़ गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बात पर कई राय हैं, कई अर्थशास्त्रियों ने राय जाहिर किया है, उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। अब आते हैं रोजगार पर। रोजगार के बारे में राहुल गांधी ने लिखा है और उसे ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। रोजगार के सेगमेंट में ही नहीं, अलग अलग जगहों पर लिखा है। जैसे इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार आएगी तो सर्विस रूल बदल देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित करेंगे और 12 महीने के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC की जो बैकलॉग वैकेंसी है वो भर देंगे। इसकी संख्या कितनी है ये इसमें नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2-3 हजार प्रोफेसर अगर यूनिवर्सिटी में हैं तो इन जातियों के प्रोफेसर 200 भी नहीं है, तो आप बैकलॉग समझ सकते हैं। फिर यह भी है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो निजी क्षेत्र के संस्थान है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC को आरक्षण दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार ने भी इसकी मांग की थी, मगर कांग्रेस ने इसे अपने मैनिफेस्टो में डाला है। देखना है कि बीजेपी या नीतीश कुमार NDA के मैनिफेस्टो में यह बात है या नहीं है। तो बहरहाल रोजगार के 12 नंबर पेज पर जो लिखा हुआ है उसमें ध्यान से सुनिएगा कि 1 अप्रैल 2019 के अनुसार केंद्र सरकार
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, न्यायपालिका और संसद के सभी 4 लाख रिक्त पदों को 30 मार्च 2020 तक भरा जाएगा। बाकी राज्यों को फंड देते समय, धन देते समय कहा जाएगा कि वे 20 लाख रिक्त पदों को भरें, तब पैसा मिलेगा। सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए। आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला, बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम है, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी। तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। एक साल में केंद्र सरकार की 4 लाख वैकेंसी भरेगी कांग्रेस। उसके अगले साल क्या होगा? बाकी के 18 लाख पदों की जवाबदेही राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारों की भर्ती प्रणाली इतनी बोगस है कि वे एक साल में, मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं 1.5 साल से यही कर रहा हूं, कि एक साल में 20 लाख पदों को भरना ना तो उनकी नीयत है, ना उनके बस की बात है। फिर केंद्र से धन मिलने की शर्त में यह बात तो होगी, तो राज्य सरकारें क्या स्वीकार करेंगी? आज यूपी से एक बेरोजगार ने मैसेज किया कि यूपी अधीनस्थ लोक सेवा आयोग ने कई परीक्षाएं तो करा ली हैं, मगर नतीजे नहीं आ रहे हैं। जैसे वीडियो कोई पोस्ट है, वी वाला वीडियो है, लैब ऑपरेटर है, ट्यूबवेल ऑपरेटर के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। किस किस तरह की नौकरियां हैं, नौजवानों को हर राज्य में ठगा जा रहा है। तो क्या कांग्रेस ऐसा तो नहीं करेगी? सरकारी नौकरियां दूसरी समस्याएं भी झेल रही हैं। केस और कैंसिल की समस्या, महंगे फॉर्म की समस्या, फॉर्म भर के परीक्षाएं गायब हो जाती हैं। कांग्रेस को यह भी कहना चाहिए था कि इन परीक्षाओं को लेकर उसकी क्या सोच है। फिर भी इन डिटेल को याद रखिए, भाषण और डिटेल में फर्क होता है, मिलाकर देखते रहिए। बेरोजगारी के आंकड़े से आज भी वित्त मंत्री ने जो आंकड़े हम लोग दे रहे हैं कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी इस वक्त देश में है, और उसी के संदर्भ में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वित्त मंत्री जेटली ने सवाल उठा दिए। और उन्होंने, इससे अच्छा होता कि जेटली जी संख्या बता देते कि 5 साल में उनकी सरकार ने कितनी नौकरियां दी। कम से कम सरकारी नौकरियों की ही संख्या बता देते। जब अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ती है तो नौकरियां उसमें खूब आती हैं। मैं आपको एक वाक्य में समझा दूं, ये डेटा डिबेट के पीछे मूल सार क्या है। आप और मैं दोनों चलते हैं एक गांव में, 3 भाइयों से एक प्रश्न पूछते हैं जिनकी 10 हेक्टेयर की खेती है। आपके पास रोजगार है तो तीनों जवाब देंगे आपको नहीं है। मैं पूछता हूं आपके पास लाइवलीहुड है तो तीनों कहेंगे मेरे पास है। और हम दोनों आके फिर डेटा अलग अलग बना के दे देंगे एनालाइज करके, और फिर कहेंगे इसका फर्जी है या इसका फर्जी है। तो जिन्होंने ये बहस करनी है वो करने दीजिए। इसकी एम्पेरिकल एविडेंस होती है जमीन की क्या हकीकत है। जेटली जी का यह उदाहरण सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अगर आपको बेरोजगारी जानना है, उसका हाल जानना है, तो उन कोचिंग सेंटरों के बीच जाइए जहां लड़के बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और सीटें नहीं आ रही हैं। उन जगहों पे जाइए, इलाहाबाद के उन मोहल्लों में जाइए जहां लड़के तमाम तरह की छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जहां सीटें नहीं आ रही। जो किसान खेती कर रहा है उससे पूछने का क्या तुक बनता है? उस किसान से जाकर हम ये पूछेंगे कि किसान को लेकर जो नीतियां दी गई हैं, सुविधाएं दी गई हैं, उससे उसका कोई लाभ है कि नहीं है। और वैसे भी रोजगार को लेकर जो उन्होंने उदाहरण दिया उसमें काफी समस्याएं हैं। एक और बात है कि उनकी बात से ऐसा लगता है कि भारत में कोई बेरोजगार नहीं है।
अब एक बात को आपको समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब नौकरियां बढ़ रही हैं। 5 साल मौका था इस सरकार के पास डेटा को लेकर एक संस्था बना देने का, जो संस्थाएं थी उसे बंद कर दिया, तो डेटा कैसे पता चले। अब आप कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है तो रोजगार बढ़ेगा ही। यह बात हमेशा सही नहीं है। कई बार जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति होती थी। यूपीए की सरकार के समय जब जीडीपी 8%, 9% और 10% थी, तब उसे जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता था। तो यह जरूरी नहीं कि जीडीपी बढ़े तो रोजगार ही बढ़े, यह कोई जरूरी नहीं है। रोजगार पर किए जाने वाले वादों और सवालों को ध्यान से देखिए, ये आने वाले भविष्य में आपको बहुत प्रभावित करेंगे। आप चाहे कांग्रेस की तरफ जाएं या बीजेपी की तरफ जाएं या क्षेत्रीय दलों की तरफ जाएं, इस सवाल से अब आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा मोदी ने किया था, उस पर कोई सफाई नहीं। मगर तब 2014 में मोदी ही पूछा करते थे कांग्रेस से कि आपने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, बताओ भाइयों आपको नौकरी मिली। अब आते हैं शिक्षा पर, कांग्रेस ने क्या कहा है। इस वक्त शिक्षा पर जीडीपी का 3.3% खर्च होता है। जितना बजट दिया जाता है, बताया जाता है, उतना भी नहीं दिया जाता है, वो सब अलग डिटेल है। खैर, कांग्रेस ने वादा किया है कि वो शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का टारगेट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है, यूपीए के समय से रिड्यूस किया है। हेल्थ केयर में सरकार एक स्कीम लाई है। बेसिकली स्कीम का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योगपतियों को इंश्योरेंस के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालना। तो हम प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम सरकारी अस्पतालों को, सरकारी पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो। इसे भी मैं आपको बताता हूं कि यह ध्यान रखने की बात है और याद रखने की बात है कि क्या वाकई कांग्रेस की अगर सरकार आई तो सरकारी अस्पतालों को मजबूत किया जाएगा। एक डॉक्टर हैं हमारे मैथ्यू साहब, उन्होंने मुझे समझाया कि कई बार सरकारें आती हैं तो एम्बुलेंस को लॉन्च कर देती हैं, तो वो चमचमाता हुआ दिखता है एम्बुलेंस, तो हम समझते हैं यही मेडिकल फैसिलिटी है। आजकल एम्बुलेंस के साथ साथ एक बीमा पॉलिसी आती है जिसे हम समझते हैं यही मेडिकल फैसिलिटी है, अस्पताल में कुछ होता नहीं है। तो यह अंतर बहुत ध्यान से समझना होगा। बीजेपी के ही एक नेता हैं, सांसद वरुण गांधी, उन्होंने कई बार कहा अपने भाषणों में कि सर्व शिक्षा अभियान पर 3 लाख करोड़ से अधिक पैसा खर्च हुआ, मगर करीब करीब 90% पैसा भवन निर्माण पर खर्चा हुआ। अच्छी शिक्षा और शिक्षकों के रोजगार पर नहीं हुआ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाती है मगर वहां शिक्षक नहीं होते। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच उनके भवन जर्जर हो जाते हैं। फिर भी यह बड़ा ऐलान है कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होगा। आपने प्राइम टाइम की यूनिवर्सिटी सीरीज में देखा होगा कि कस्बों और जिलों के कॉलेज और राजधानियों के कॉलेज जर्जर हो चुके हैं। इसकी कीमत आप 2 तरह से चुकाते हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो साधारण परिवार के बच्चे हैं, जो जौनपुर में रहते हैं, जो मुजफ्फरपुर में रहते हैं और जो बेगूसराय में रहते हैं, घटिया शिक्षा मिलने के कारण जीवन भर के लिए पीछे रह जाते हैं ये लड़के और लड़कियां। फिर शहर जाते हैं, पटना आते हैं या पटना से दिल्ली आते हैं, तो वहां के भी घटिया कॉलेज में एडमिशन मिलता है, क्योंकि सारे कॉलेज तो अच्छे नहीं, 5-10 कॉलेज हैं जहां 99% पर एडमिशन होता है। इस पर आपकी जवानी और लाखों रुपया मिट्टी हो जाता है। कस्बों का नौजवान जीवन भर के लिए निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी में ही हाथ पांव मारता रहता है, उससे नीचे फिसल जाता है। इसीलिए कहता हूं कि बहुत ध्यान से, ईमानदारी से शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कांग्रेस
और बीजेपी को मजबूर कीजिए कि वो ज्यादा बोलें और ज्यादा ठोस बोलें। नहीं तो दिल्ली में बैठे नीति नियंता टाइप के लोग लेक्चर देंगे कि नौकरियां तो हैं, लेकिन भारत के नौजवान, क्वालिटी नहीं है उनमें इन नौकरियों के लिए। पहले आपको क्वालिटी खराब दी जाती है, फिर बाद में ये आपको लेक्चर देंगे अंग्रेजी अखबारों में लेख लिखकर। इसलिए साधारण इलाकों की जनता इन वादों को गंभीरता से ले और खूब जमकर बहस करे। कांग्रेस ने भी अपने 10 सालों में उच्च शिक्षा को नजरअंदाज किया, जिसकी पतन को बीजेपी की सरकार ने, 5 साल की सरकार ने, मोदी सरकार ने और तेज कर दिया। बेहतर है कि कांग्रेस को यह बात समझ में आई है। यह संकट आप क्षेत्रीय दलों को भी जाकर देखिए कि उन दलों की सरकारों ने क्या किया। आज ही बिहार यूनिवर्सिटी का एक और छात्र मिलने आया था मुझसे दफ्तर में। वो कह रहा था कि 3 साल के बीए के लिए 5 साल हो गए सर, मगर अभी तक 3 साल की डिग्री पूरी नहीं हुई। यह मजाक नहीं है। इसके बाद भी इस देश में हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम पर चुनाव हो रहा है। इस कारण भी पिछले 10-20 साल की इसकी नीतियां रही हैं। अब आते हैं खेती पर, तो कांग्रेस ने इस पर कहा है कि हम सिर्फ कर्ज माफी करके ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे, बल्कि उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा के द्वारा हम किसानों को कर्ज मुक्ति की तरफ ले जाने का वादा करते हैं। ऋण चुकाने में असमर्थ किसानों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देंगे। अलग से किसान बजट पेश करेंगे। भाजपा सरकार की असफल फसल बीमा को पूरी तरह बदल देंगे, जिसने किसानों की कीमत पर बीमा कंपनियों की जेब भरी है। बीमा कंपनियों को निर्देशित करेंगे कि वे ना लाभ ना हानि के सिद्धांत को अपनाते हुए फसल बीमा दें और उसी आधार पर किस्त लें। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में बदलाव करेगी, जिससे कि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएं। गांव कस्बों में किसान बाजार की स्थापना होगी, जहां किसान बिना प्रतिबंध के अपने उत्पाद बेच सकेंगे। प्रत्येक ब्लॉक में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनेगा। इसके अलावा मनरेगा में 100 दिन की जगह 150 दिन का रोजगार मिलेगा। करोड़पति बैंक लोन लेते हैं। आपने देखा अनिल अंबानी जैसे लोग, मेहुल चोकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं। मगर जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। मैंने बहुत सालों बाद एक ऐसा मैनिफेस्टो पढ़ा है जो कि एग्रीकल्चर के लिए, जैसा कि सोचा जाए कि होलिस्टिकली उसको एड्रेस कैसे किया जाए, किसान के डिस्ट्रेस को या किसान की मजबूरी को कैसे एड्रेस किया जाए, ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने पहली बार के कृषि बजट की बात की थी तो मुझे एहसास नहीं था कि वाकई एक दिन देश में जो मेजर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक सेपरेट कृषि बजट की बात करेंगी। और जब मैंने पहले ये सजेस्ट किया था कर्नाटका में, तो मुझे अच्छा लगा था। उसमें कर्नाटका सरकार ने एक सेपरेट कृषि बजट दिया था। मेरा उसमें अभिप्राय ये था उसमें भी और आज भी कि कृषि में, क्योंकि 50% देश की पॉपुलेशन खेती से जुड़ी हुई है और 50% मतलब यानी 60 करोड़ लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हैं, उनके लिए एक सेपरेट बजट होना चाहिए जो इस बात पे फोकस करे कि क्यों नहीं जो हम सारे इन्वेस्टमेंट या सारा जो फोकस जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो हम सिर्फ इंडस्ट्री जबकि एग्रीकल्चर पे इसलिए इग्नोर हुआ है क्योंकि हमने कभी उसको उस रूप में देखा ही नहीं जहाँ पर कि सारा थ्रस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का होना चाहिए या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का होना चाहिए। मैं इसमें सिंपल एक बात कहना चाहता हूँ कि 2011 और 2017 के बीच में हमें ये पता चलता है, देखें हम, कि 50% पॉपुलेशन के लिए
कृषि बजट में मात्र 0.3 से लेकर 0.4% ऑफ द जीडीपी हम इन्वेस्ट कर रहे थे। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे थी। आप कैसे सोचते हैं कि एक खेती में एक मिराकल हो जाएगा? और मेरा मानना है कि जब एक कृषि बजट बनेगा तो कम से कम हम ये ध्यान रखेंगे कि 50% बजट को हम इस तरीके से डिसमिस ना करें 0.3 और 0.4 से। हम एक साइजेबल परसेंट ऑफ द बजट जो है इट शुड गो टू एग्रीकल्चर। और उसमें क्या होगा, एक सेपरेट बजट होगा तो फोकस होगा और ध्यान आएगा कि कृषि को शायद रिवाइव करने के लिए कि किस चीज़ों की ज़रूरत है। आज सवाल ये नहीं है कि क्या ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो आज रिलीज हुआ है, क्या ये मेरे सपनों का मैनिफेस्टो है? जाहिर है नहीं है। क्या मैं ऐसा लिखता? जाहिर है नहीं लिखता। क्या इसकी सब बातों से मैं सहमत हूं? नहीं, सहमत नहीं हूं। खुश हूं? नहीं हूं। लेकिन आज वो सवाल नहीं है। आज सवाल ये है कि क्या इस मैनिफेस्टो के सहारे इस देश में उन सवालों पे चर्चा शुरू हो सकती है जिस पे होनी चाहिए। देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक है। मैं समझता हूं 77 के चुनाव में फैसला हुआ कि ये देश लोकतंत्र बचेगा या नहीं, और इस चुनाव से फैसला होगा कि ये देश, भारत देश अपने इस स्वरूप में बचेगा या नहीं। उस चुनाव में चर्चा क्या हो रही है? बालाकोट में कितने लोग मरे, नहीं मरे, वायनाड में कितने मुसलमान हैं, कौन सेना किसकी पॉकेट में है, कौन किसके चौकीदार हैं। उस सब की बजाय अगर आज ये चर्चा शुरू होती है कि इस देश में कितने गरीब हैं और गरीबों के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो अगर वो योजना गलत भी है तो मैं उसका समर्थन करता हूं कि चलो इस बहाने चर्चा तो शुरू हुई। जो न्याय के बारे में कांग्रेस कहती है, गरीबों को इतना रुपया देने के बारे में, उसके बारे में मेरे मन में सवाल हैं। मैं चाहता हूं कांग्रेस ईमानदारी से बताए कि इतना एडिशनल खर्चा कहां से होगा। ये कहना कि हम खर्चा कर देंगे और टैक्स घटा देंगे, ये तो कोई समझ की बात नहीं है। लेकिन चलिए इस बहाने चर्चा तो शुरू हो कि इस देश में गरीब को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। इस बहाने किसान के बारे में चर्चा तो शुरू हुई। कांग्रेस कहती है कि किसान को पूर्ण कर्ज से मुक्त करेगी, सब राज्यों के अंदर किसानों की कर्ज माफी होगी, एक नया आयोग बनेगा। चलिए शुरुआत है। कांग्रेस कहती है दामों के किसान को दाम देने के लिए एक नया आयोग बनाया जाएगा। वो लीगल गारंटी नहीं देती जो हमने मांगी थी। चलिए बहस शुरू होगी इस चीज के ऊपर। रोजगार के सवाल पे आपसे ज्यादा कौन बोलता आया है? कम से कम इससे ये चर्चा तो शुरू होगी कि कितनी भर्तियां हैं, कम से कम ये जुमलेबाजी तो खत्म होगी। इतने रिक्त पद बाकी हैं इस देश में, 20 लाख 22 लाख। उसके बारे में कोई पार्टी कहती है कि चलिए हम इस पे शुरुआत करेंगे। ईमानदारी तब होगी अगर कांग्रेस कहती है कि हम अपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब सरकार को कहते हैं कि अपनी पद भरें, वैकेंसी आप फिल कीजिए। चलिए बीजेपी आके कहे कि हम कर देंगे, चर्चा तो शुरू होगी। बात सही है कि हिंदू मुस्लिम में यह चुनाव चला गया है और उससे निकला नहीं जा रहा है। आप भाषणों में देखिए तो तालियां कब बजती हैं, कब लोग ताली बजाते हैं, कब लोग नारे लगाते हैं, जब हिंदू मुस्लिम का जिक्र आता है। तो इससे बचिए, इससे आपका कभी कोई भला नहीं होने वाला है। एक जो जिक्र है इसमें कि कांग्रेस गैर दलितों के कब्जे से पंचमी और महार भूमि का अधिग्रहण करके उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को में बांट देगी। जो उनके भूमिहीन लोग हैं उनमें जमीन का बंटवारा होगा। तो कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। जो पर्यावरण और जलवायु पर है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, पहुंच भी नहीं सकते कि सारा यहां 50 पेज का तो हम नहीं चर्चा कर सकते। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने वादा किया है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान जीएसटी होगी। न्यायपालिका में सुधार को लेकर कांग्रेस ने कई दिलचस्प वादे किए हैं। न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व काफी कम है, यह लिखा हुआ है, और इसे स्तर को ठीक करने का इसमें वादा किया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि संविधान की व्याख्या करने तथा राष्ट्रीय तथा कानूनी महत्व के अन्य मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक न्यायालय बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। उच्च न्यायालयों और आदेशों की अपील सुनने के लिए 6 अलग अलग स्थानों में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के बीच कोर्ट ऑफ अपील की स्थापना के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। कोर्ट ऑफ अपील में 3 न्यायाधीशों की बेंच अपील का निपटारा करेगी। कांग्रेस कानून बनाकर एक स्वतंत्र न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना करेगी जो न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार की शिकायतें देकर उपयुक्त कार्यवाही के लिए संसद को परामर्श देंगे। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक न्यायालय बनाने की बहस पुरानी है, नई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट
बनाने के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट दोनों की भूमिका निभाता है, मगर अब यह नया इसलिए है कि कांग्रेस ने ऐसा करने का वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में। दुनिया के कई मुल्कों में जो सुप्रीम कोर्ट है वो संवैधानिक न्यायालय होता है, यानी वहां उन्हीं मामलों की सुनवाई होती है जिनमें संवैधानिक व्याख्या की जरूरत होती है, और एक साथ 9, 10, 12 जज बैठते हैं। ये अलग अलग बेंच नहीं कि इस बेंच का ये डिसीजन हुआ, उस बेंच का ये डिसीजन हुआ, मतांतर में कवरेज हुआ, पर 5 साल गुजर गया। सुप्रीम कोर्ट का मेन काम है संविधान की विवेचना करना। दूसरा, कोर्ट ऑफ अपील का प्रस्ताव है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। 6 अलग अलग जगहों पर कोर्ट ऑफ अपील बनेगी, तो जरूरी नहीं कि लखनऊ हाई कोर्ट के फैसले को अगर आपको चुनौती देनी है तो ट्रेन पकड़कर गोमती एक्सप्रेस से दिल्ली आने होगा। आप हो सकता है कि लखनऊ में ही वो कोर्ट ऑफ अपील बन जाए और आप वहीं जाकर तुरंत का तुरंत फैसला कर दें। इससे क्या होगा कि गरीब लोग तुरंत कम खर्चे में न्याय को हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि उस जोन के कोर्ट की अपील में सुनवाई हो जाए। अभी हर अपील के लिए दिल्ली आना पड़ता है, इसलिए बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह जो सुझाव है क्या कानून व्यवस्था के ढांचे को बदल देगा, इस पर बहस होनी चाहिए कि क्या कोर्ट ऑफ वकील वक्त की जरूरत है या नहीं। अगर यह जरूरी नहीं है तो हिंदू मुस्लिम टॉपिक पर बहस करते रहिए, उससे कम से कम घरों के लड़के सांप्रदायिक होंगे, दंगाई होंगे और पुलिस में केस होगा, फिर बाद में मुख्यमंत्री के सामने नाचना पड़ेगा ताकि वो केस से बचाया जा सके। तीसरी बात यह है कि इस वक्त जजों पर जो आरोप लगते हैं तो उनकी सजा क्या है? महाभियोग से नीचे कुछ भी नहीं है और वो एक जटिल प्रक्रिया है। क्या इससे नीचे की कार्रवाई का प्रावधान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या कांग्रेस इसका वादा कर रही है? यह सब तभी होगा जब चुनाव मैनिफेस्टो पर होगा, वो तो होता हुआ लग नहीं रहा है। राहुल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आज ही अखबार ने लिखा है कि कल जो प्रधानमंत्री का भाषण था तो एक वर्ड जो है बार बार उनके भाषण में आया, हिंदू हिंदू हिंदू। इसको कैसे काउंटर करेंगे आप, हिंदू और राष्ट्रवाद को? देखिए, सब लोग हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं, मगर देश में रोजगार की जरूरत है, देश में किसानों की मदद करने की जरूरत है, देश में न्याय की जरूरत है, महिलाओं की देखभाल करने की जरूरत है, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी छुप रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी सच्चा जो डिबेट है वो नहीं करना चाहते। मैंने आपसे बोला है और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भ्रष्टाचार पे मेरे से आके डिबेट करें, नेशनल सिक्योरिटी पे मेरे से आके डिबेट करें। आए, चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, नेशनल सिक्योरिटी पे मुझसे डिबेट करके दें, फॉरेन पॉलिसी पे मुझसे डिबेट करके दिखाएं, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। मैं आपसे पूछता हूं, प्रधानमंत्री आपके साथ ऐसे क्यों नहीं बात करते हैं? आपके साथ क्यों नहीं बात करते हैं? आपसे डरते क्यों हैं? आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो? आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से डरते क्यों हो? मैडम गुस्सा कर रही हो, ऊपर देख कर वो चिल्ला रही। आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है, ये आप उनसे नहीं पूछते हो, आप डरते हो पूछने से। मुझसे आप सवाल पूछते हो मगर उनसे आप डरते हो। आप ही पूछिए उनसे, प्रधानमंत्री जी आप हिंदुस्तान की जनता से क्यों डरते हो, हिंदुस्तान की प्रेस से क्यों डरते हो? नरेंद्र मोदी जी डर सकते हैं मगर चुनाव में हम उनको हराएंगे, आप देखना। प्रधानमंत्री ने भले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, ये बात सही है, मगर उन्होंने कई एंकरों को कई इंटरव्यू दिए हैं, उनमें सवालों के स्तर को लेकर समीक्षकों के बीच सवाल उठते रहे हैं। अब अगर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और इसकी क्या गारंटी है कि खूब सवाल पूछे जाएंगे? चुनाव के समय ऐसे ख्यालों की फकीरी ठीक नहीं लगती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रेस पर काफी कुछ कहा गया है। देशद्रोह के कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, यह भी कहा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को कांग्रेस समाप्त करने जा रही है अगर उसे सरकार बनाने का मौका मिला तो। कांग्रेस का मानना है कि इसका दुरुपयोग हुआ है। यही नहीं, मीडिया के लिए काफी कुछ है जिसे आप सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए। सार्वजनिक हित के मामलों को उजागर करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा की बात की है और लिखा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बात कर राज्यों में और जिलों में जो पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराएगी। मीडिया में स्वामित्व का मामला आप जानते हैं कि बहुत जटिल है। एक कंपनी जो माइनिंग चलाती है, खनन का काम करती है, वो चैनल लॉन्च कर देती है,
फिर चैनल के जरिए उसको माइनिंग के 2-4 और विस्तार हो जाते हैं। ये आप सब समझते हैं, सुनते हैं, या फिर उसके इतने बिजनेस होते हैं कि उससे डरा दिया जाता है। इस कारण मीडिया सरकार के नियंत्रण में आने लगता है। क्या कांग्रेस वाकई मीडिया में क्रॉस स्वामित्व, क्रॉस ओनरशिप इसको बोलते हैं, उसको लेकर सीरियस है? मगर वादा किया है कि कांग्रेस मीडिया में एकाधिकार रोकने के लिए कानून पारित करेगी ताकि विभिन्न क्षेत्रों के क्रॉस स्वामित्व तथा अन्य व्यावसायिक संगठनों द्वारा मीडिया पर नियंत्रण न किया जा सके। कांग्रेस भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन को संदिग्ध एकाधिकार के मामलों की जांच के लिए कहेगी। अब इस पर प्रतिक्रिया सुनिए विनीत की। कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस मीडिया ओनरशिप को लेकर जो मुद्दा उठाया है और इस पर आगे अपनी बात सरकार बनने की स्थिति में कहने जा रही है, ये बहुत जरूरी कार्रवाई और कदम है। लेकिन साथ में यह ध्यान रखना होगा कि ये कोई नई बात नहीं है। यूपीए 2 के दौरान जब सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त भी क्रॉस मीडिया ओनरशिप को लेकर बात की गई, गाइडलाइंस तैयार किए गए, ट्राई से बाकायदा इस पर रिपोर्ट मांगी गई और डाउन लिंकिंग अप लिंकिंग रिपोर्ट इसमें दिए गए, जिसमें 67 पेज में बहुत इस बात को लेकर विस्तार से चर्चा की गई कि ऑनरशिप पैटर्न क्या होगा। क्रॉस मीडिया ऑनरशिप पैटर्न को लेकर के बात की गई, जिसमें 2-3 बातें बहुत ध्यान देने की है। पहली बात तो यह कही गई कि एक ही संस्थान, एक ही मीडिया घराने पर सारे मीडिया के प्रभुत्व नहीं होंगे मीडिया फॉर्मेट के, यानी वो रेडियो, टेलीविजन, अखबार सब एक व्यक्ति नहीं चलाएगा, एक संस्थान नहीं चलाएगा। इससे जो मल्टीपल वॉइस है, इससे जो अलग अलग आवाजें हैं और वो दब जाएंगी और एक ही तरह के, एक ही सुर जो है लोगों के सामने होगा। दूसरी बात उन्होंने ये इसमें कही गई थी कि ऐसा होने से जो छोटे स्तर के प्रयास कर रहे हैं लोग, जो कम संसाधन के बीच काम कर रहे हैं, ऐसी मीडिया की संभावना इस देश से खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है और राष्ट्रीय स्तर का वर्चस्व होगा। तीसरी बात इसमें समझने की बहुत जरूरी ये थी कि जो मीडिया का इस्तेमाल बाकायदा सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा कवच के तहत कर रहे हैं और उनका मदर बिजनेस कुछ और है, सिस्टर बिजनेस के तहत वो मीडिया का काम कर रहे हैं, इस पर उससे नकेल कसी जाएगी और मीडिया का सही और सच्चे अर्थ में इसका इस्तेमाल हो सकेगा। मगर विनीत, जैसा कि कहा उन्होंने कि कांग्रेस खुद ही नहीं कर पाई, कांग्रेस कैसे यह काम करेगी, बड़ा मुश्किल है। इस वक्त बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनका मूल बिजनेस कुछ और है, बहुत से चैनल ऐसे हैं जिन्होंने बाद में दूसरा बिजनेस खोल लिया। क्या कांग्रेस अपने इस वादे को पूरा करने के लिए कॉरपोरेट से लोहा लेगी, तैयार है? मीडिया संस्थानों से टकरा पाएगी? इसीलिए कहता हूं कि मैनिफेस्टो को लेकर पढ़िए, भले बोरिंग लगे, टीवी के लिए हो सकता हो, मगर टीवी के लिए भी नहीं है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। पढ़िए और राजनीतिक दलों को मजबूर कीजिए कि चर्चा करें और सफाई दें। कांग्रेस ने वादा किया है, एक और दिलचस्प है, कि सिनेमेटोग्राफ 1927 के कानून में वो बदलाव कर देगी। सेंसरशिप को वो सिर्फ अश्लीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित करेगी। यानी अब फिल्मों को, ये सरकार के खिलाफ है, वो उनके खिलाफ है, कांग्रेस उसमें हस्तक्षेप देने में दिलचस्पी नहीं रखना चाहती है। फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया जाएगा। सारा मैनिफेस्टो तो नहीं पढ़ा जा सकता, धीरे धीरे इसकी चर्चा होगी। अगर चुनाव हिंदू मुस्लिम पर ही हो गया तो फिर इस चुनाव के बाद पढ़ा जाएगा। एक और ब्रेक में लेने जाने से पहले मैं बता दूं कि 3 अप्रैल को जब आप हिंदी अखबार देखेंगे तो देखिए कि उसमें इस मैनिफेस्टो की कितनी चर्चा है, किस तरह से है, उसकी कॉपी रख लें। जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा उसका कवरेज उन हिंदी अखबारों में किस तरह से है, उसका पन्ना पढ़ लें और वोट देने जब जाएं तो दोनों को मिलाकर देखें कि मीडिया के स्वरूप में ये जो बदलाव है, क्या वो बराबरी दोनों को जगह दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो आपका लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, सोचिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अभी तक हमने चुनावी कवरेज के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ही भाषणों के अंश दिखाए हैं। आज हम आपको आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण का अंश दिखाना चाहते हैं, जो दिल्ली के सेवानगर में शाम को 2 अप्रैल की शाम को दे रहे थे। हर साल लूटते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए हमसे ले जाते हैं और हमको 325 करोड़ रुपए देते हैं। भाई साहब, हमने कहा भाई हमें पता है बाकी देश गरीब है, बाकी देश पे भी आपको पैसा खर्च करना है। आप 1.5 लाख करोड़ रुपए ले जाते हो दिल्ली वालों से, बदले में आधा खर्च कर दो दिल्ली में, चौथाई खर्च कर दो दिल्ली में। 1.5 लाख करोड़ ले जाते हो, 50,000 करोड़ ही खर्च कर दो।
अभी जब दिल्ली सरकार को ढेला नहीं देती केंद्र सरकार, तब हमने इतने काम कर दिए, इतने स्कूल बना दिए, इतने अस्पताल बना दिए, इतना काम कर दिया। आप सोचो 50,000 करोड़ रुपए अगर दिल्ली वालों पे खर्च कर दे तो पता नहीं दिल्ली क्या हो जाएगी। 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे भाई साहब, 10 सिंगापुर बना दूंगा मैं दिल्ली के अंदर। कितना काम हो जाएगा दिल्ली में, कितने स्कूल, कितने अस्पताल, कितने पता नहीं क्या क्या बन जाएगा दिल्ली के अंदर। क्या दे दिल्ली आधा राज्य है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था एक आदमी एक वोट, कहा था नहीं कहा था? चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, एक आदमी एक वोट। और इन बदमाशों ने संविधान बदल के कर दिया दिल्ली वालों का आधा वोट। दिल्ली सरकार आधी सरकार, दिल्ली राज्य आधा राज्य। ये तो बेइज्जती की बात है। दोस्तों, आपने 4 साल पहले मेरे को जो जो काम दिए थे, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, खड़ंजे, सीसीटीवी कैमरे, डोर स्टेप डिलीवरी, सारे काम मैंने रात दिन मेहनत करके इनसे लड़ के करवा रहा हूं इनसे। लेकिन आपके कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो तब तक नहीं हो सकते जब तक दिल्ली पूरा राज्य न बन जाए। जैसे आज पूरी दिल्ली में गुंडागर्दी चल रही है, मनाएं अपने आप को। औरतें कितनी असुरक्षित महसूस करती हैं। सुबह सुबह लड़की कॉलेज के लिए निकलती है, मां बाप का दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं सही सलामत वापस आएगी नहीं आएगी। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गली गली में नशा बिक रहा है, नकली दारू बिक रही है। क्यों हो रहा है इतना अपराध दिल्ली के अंदर? पूरी दुनिया में दिल्ली को रेप कैपिटल के नाम से, क्राइम कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्यों? जब आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस आपकी सुनती है? नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती? फिर आप अपने विधायक के पास आते हो, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, आप अपने विधायक के पास आते हो, विधायक कुछ कर नहीं सकता, पुलिस उसकी सुनती नहीं, पुलिस उसके अंडर में नहीं आती। आप अपने मुख्यमंत्री के पास आते हो, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं सकता, पुलिस उसकी सुनती नहीं, मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आती। पुलिस आती है प्रधानमंत्री के अंडर में। अब प्रधानमंत्री के पास तो टाइम नहीं है जी। प्रधानमंत्री तो, उनको तो 100 काम होते हैं प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री तो मिल नहीं सकते। आपके घर में कल को कोई दुर्घटना हो जाए, आप प्रधानमंत्री से मिलने जाओगे? तो मैं पूछता हूं, हमारे दिल्ली वाले कहां जाएं, किसके पास जाएं? भाई साहब, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दिल्ली के अंदर ऐसी कानून व्यवस्था कर देंगे, रात को 11 बजे भी आपकी बहू बेटी घर से बाहर निकलेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो उसकी तरफ आंख उठा के देख सके। आपके बच्चे 12वीं क्लास में अपने बच्चों के 90% नंबर आ जाएं, तब भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें 150 सीट है। पिछली साल उसमें से 140 सीट तमिलनाडु के बच्चे ले गए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर सारी सीटें दिल्ली के बाहर ले जाएंगे बच्चे, तो अपने बच्चे कहां जाएंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे? हमने इनको लिखा कि भाई 85% सीट दिल्ली के कॉलेजों में जो बच्चा दिल्ली से 12वीं क्लास पास करे उसके लिए रिजर्व होनी चाहिए। 85% से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप करेंगे?